नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज के माहौल में खून कत्ल ये 2 मिनट की मैगी के समान हो गया है। छोटी छोटी बात को लेके जरा सी कोई बात होती है, हत्या कर दो। छोटा सा किसी बात को लेके विवाद होता है, हत्या कर दो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जो प्रदेश से या देश के किसी हिस्से से खून खराबे से संबंधित मैटर ना आते हो, मामले ना आते हो। छोटी छोटी बात को लेके जो है एक बड़ी कहानी लिख दी जाती है क्राइम से संबंधित। आज का जो युग है और माहौल है, लोगों के अंदर जो एक सहिष्णुता का भाव होता है वो बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। और यही कारण है कि छोटी छोटी बात को लेके, छोटी छोटी विवाद को लेके खून कत्ल जैसी वारदात समाज में घट रही हैं। पहले भी खून कत्ल से संबंधित मामले होते थे और इसका कारण 3 चीजों को बताया जाता था: जर, जोरू और जमीन। तो आज के माहौल में जर और जमीन, इनके लिए खून कत्ल अब शायद ही कहीं होता हो देश के किसी हिस्से में, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन जो तीसरी बात है जोरू, आज के माहौल में जोरू को लेके ही खून कत्ल धड़ल्ले से होता है। कभी आप सुनते ही होंगे, कभी किसी की पत्नी अपने प्रेमी के साथ में जो है मिलकर पति की हत्या कर देती है, कत्ल कर देती है। कभी ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पहले प्रेमी की हत्या कर देती है। कभी लड़कियों की जो अपना चीटिंग होती है, चीटिंग और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो गर्लफ्रेंड की हत्या कर देते हैं। पत्नी का दूसरे के साथ में अवैध संबंध होता है, उसको उसके निमित्त जो है पति पत्नी की हत्या कर देता है। इस प्रकार की घटनाएं आज के डेट में ज्यादा हैं। तो जैसे कहा गया था जर, जोड़ू और जमीन, तो इनमें से जर और जमीन ये 2 चीजें जो है, ये कारण जो है लगभग काफी विलीन हो चुके हैं। लेकिन तीसरा कारण जोरू वाला जो है ये इस समय धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है, जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही यानी चरम पर है एक हिसाब से। ऐसा ही एक मामला है, एक कहानी है। मध्य प्रदेश का एक शहर है, जिला है, जिसका नाम है छतरपुर। छतरपुर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का जो धाम है बागेश्वर धाम, ये छतरपुर जिले में ही पड़ता है। तो छतरपुर जिले के एक हिस्से में धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम स्थित है। लेकिन ये जो कहानी है ये छतरपुर शहर की है। छतरपुर शहर का सिविल थाना के अंतर्गत एक रोड है जिसका नाम है सटई रोड। और सटई रोड पर एक पीताम्बर मंदिर है। इसी के पास में एक शिवम मिश्रा नाम का युवक, उम्र करीब 25 साल, पढ़ा लिखा, हैंडसम, स्मार्ट, अपने परिवार के साथ में रहा करता था। परिवार भी छोटा सा, 3 भाई बहन, यानी 2 बहन, 2 बहनों का इकलौता भाई शिवम मिश्रा, ये और माता पिता, यानी टोटल परिवार में 5 लोग। मिडिल क्लास की फैमिली, सुशिक्षित फैमिली, खुशहाल जीवन ये लोग एक साथ में रहकर व्यतीत कर रहे थे। और जो शिवम मिश्रा था युवक, 25 साल का युवक जिसको बता रहा हूं, ये छतरपुर के एक प्राइवेट स्कूल में, विद्यालय में शिक्षक का काम करता था, यानी शिक्षक की नौकरी करता था, पढ़ाता था। सुशिक्षित था ये भी, शिवम मिश्रा भी। तो यही छतरपुर शहर में जो है, छतरपुर शहर की एक लड़की के साथ में शिवम मिश्रा का अफेयर चल रहा था। काफी दिनों से नहीं, यानी कई सालों से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। दोनों के साथ आपस में मिलना जुलना होता था। इसी के साथ साथ दोनों के बीच में रिलेशन भी थे। लड़की बेहद खूबसूरत। अब रिलेशन इनका, शिवम मिश्रा और संबंधित लड़की का, आगे बढ़ रहा था, कई सालों से आगे बढ़ रहा था। लेकिन संबंधित लड़की जो शिवम मिश्रा की प्रेमिका थी, जैसे बताया, बेहद खूबसूरत थी। और वही खूबसूरती
इस कहानी का कारण बनी। इन दोनों के रिलेशन में एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम था दिव्यांशु पलिया। दिव्यांशु पलिया भी संबंधित लड़की के पीछे पड़ जाता है उसकी खूबसूरती को देखकर, यानी शिवम मिश्रा की जो प्रेमिका थी उसके पीछे पड़ जाता है। जो प्रेमिका थी लड़की, वो शिवम मिश्रा के साथ बेहद अटैच में थी, यानी दोनों के बीच में बेहद प्रेम था। जब दिव्यांशु उसके पीछे पड़ता है, उसके पीछे लगता है, तो लड़की बार बार उसे मना करती है, बताती है कि ऑलरेडी वो कमिटेड है, उसका बॉयफ्रेंड है, कई सालों से बॉयफ्रेंड है। लेकिन दिव्यांशु उसका जो है उसकी बात नहीं मानता है, कंटिन्यू उसका पीछा करता रहता है। कुछ दिन तक पीछा करता रहा और उसके बाद में फिर छेड़छाड़ जैसी स्थिति यानी घटना को अंजाम देने लगा उसी लड़की के साथ, यानी शिवम की जो प्रेमिका थी उसके साथ। तो पहले जब पीछे लगता था तो वो इग्नोर करती थी, शिवम से नहीं बताती थी, अपने प्रेमी से नहीं बताती थी। लेकिन दिव्यांशु जब उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, बदतमीजी करने लगा, तो एक दिन वो अपने प्रेमी यानी शिवम मिश्रा से बता देती है कि एक लड़का पीछे पड़ा हुआ है काफी दिन से, उसको मैं बार बार मना करती हूँ, समझाती हूँ, बुझाती हूँ, इग्नोर करती हूँ, नहीं मानता है। तो अभी तक पीछे लगता था तो मैं आपसे नहीं बताई, लेकिन अब वो छेड़छाड़ करने लगा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो प्रेमिका के कहे अनुसार एक दिन शिवम मिश्रा दिव्यांशु से मिलता है और इसी सिलसिले में बातचीत करता है, जो उसकी प्रेमिका के साथ जो छेड़छाड़ करता था। अब बातचीत करता है तो बातचीत होते होते काफी बढ़ जाती है। दिव्यांशु जो होता है वो संबंधित लड़की जो शिवम की प्रेमिका थी, कई सालों से थी, जो दिव्यांशु को इग्नोर कर रही थी, लेकिन दिव्यांशु उसके पीछे पड़ा हुआ था, छेड़छाड़ जैसी स्थिति खड़ी करने लगा था। अब जब शिवम जो है दिव्यांशु से बोलता है, उससे बातचीत करता है, तो शिवम से भी वो अकड़ जाता है। अब शिवम उस दिन जो है चेतावनी देके छोड़ देता है। दिव्यांशु अपने राह चला जाता है, शिवांशु अपने राह चला आता है। समय आगे बढ़ता रहता है। दिव्यांशु जिस प्रकार से हरकत उस लड़की के साथ, शिवम की प्रेमिका के साथ कर रहा था, दिव्यांशु लगातार उस हरकत को, उस घटना को यानी छेड़छाड़ जैसी स्थिति को अंजाम देता रहता है, बाज नहीं आता है। अब लड़की फिर एक बार शिवम से बताती है कि आप उससे बातचीत किए, समझाए बुझाए, लेकिन वो नहीं मान रहा है, फिर छेड़छाड़ कर रहा है, पीछा कर रहा है। अब शिवम एक बार फिर मिलता है दिव्यांशु से। अब दिव्यांशु को उस दिन डांट फटकार के छोड़ दिया था। अब बात और आगे बढ़ जाती है। इधर दिव्यांशु भी शिवम से अकड़ जाता है इसी बात को लेके, जब शिवम मना करता है। और फिर गुस्से में आके शिवम दिव्यांशु को चमाट मार देता है, यानी थप्पड़ मार देता है। दिव्यांशु उस वक्त वहां से चला जाता है गुस्से में, लेकिन अंदर ही अंदर शिवम के द्वारा लगाया गया चाटा उसे नागवार गुजरा, यानी कुछ ज्यादा ही उसने दिल पे ले लिया। हालांकि गलती उसे की थी, लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था बार बार, या वो मना करने पे भी नहीं मान रहा था, तो कोई भी चाटा मारेगा। उसने चाटा ही मारा था, दूसरा होता तो और भी ज्यादा कुछ कर देता, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था शिवम, इसने चाटा मार के ही छोड़ दिया था। लेकिन ये चाटा उसे नागवार गुजरा और फिर वो यानी उसको ज्यादा ठेस पहुंची दिव्यांशु को, और फिर वो ठान लेता है कि शिवम मिश्रा ने मुझे, यानी उसका जो ईगो होता है वो क्लैश कर जाता है एक हिसाब से। अब वो ये ठान लेता है कि शिवम ने थप्पड़ मारा है, इसके बदले में इसकी जान ले लूंगा, यानी शिवम मिश्रा की जान ले लूंगा। उसने थप्पड़ क्यों मारा मुझे, वो बिल्कुल दिल में बैठा लेता है और ये ठान लेता है। और उसी दिन से शिवम मिश्रा के कत्ल की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इधर जो शिवम मिश्रा होता है उसको ये जरा भी भान नहीं कि दिव्यांशु उसके बारे में क्या सोचता है, क्या प्लान बनाता है, और इधर दिव्यांशु प्लान बनाता रहता है। अब जब प्लान बनाने लगता है शिवम मिश्रा के कत्ल का, तो अपने साथ दो लोगों को और जोड़ लेता है, जिसमें एक होता है जिसका नाम होता है मोहित रायकवाड़, और दूसरा व्यक्ति होता है राहुल विश्वकर्मा। अब दिव्यांशु पालिया, राहुल विश्वकर्मा, मोहित रायकवाड़ और एक व्यक्ति और जिसका नाम कंफर्म नहीं है, ये चार लोग जो है मिलकर
यानी इसका जो मुख्य होता है दिव्यांशु पालिया ही होता है, लेकिन अपने साथ जब शिवम मिश्रा के कत्ल का अपना षड्यंत्र बनाने लगा तो इन 3 लोगों को राहुल विश्वकर्मा, मोहित रायकवाड़ और एक व्यक्ति और जिसका नाम कंफर्म नहीं है, इनको और इस षड्यंत्र में शामिल कर लेता है, इनसे मदद मांगता है। अब ये लोग तैयार हो जाते हैं दिव्यांशु की मदद करने के लिए शिवम मिश्रा के कत्ल में। अब तैयार तो हो जाते हैं, रेडी तो हो जाते हैं कि शिवम मिश्रा का जो है कत्ल करना है, लेकिन ये 4 के चारों लोग जो थे इनका कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थे नहीं, बस शिवम मिश्रा ने एक थप्पड़ मार दिया था, इसके बदले में उसका कत्ल करना था। अब ये ठान भी लिए थे और प्लान भी कर लिए थे, लेकिन अंदर से जो दिव्यांशु था उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, हिम्मत उसका आगे नहीं बढ़ रहा था कत्ल करने के लिए। अब सावन मास लग जाता है, प्लानिंग कंप्लीट थी, लेकिन डेट जो होता है उस समय ये सुनिश्चित नहीं था। सावन मास लग जाता है, सावन बीतने लगता है, चारों लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन डेट सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंदर से हिम्मत जवाब दे रही थी। एक दिन जोश में आके अपने इन दोस्तों के साथ दिव्यांशु बैठता है और कहता है कि ऐसा है कि कत्ल तो करना है, लेकिन सावन महीना चल रहा है, अगर ऐसे कत्ल कर देते हैं तो भगवान शिव का दिन है, भगवान शिव कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन उसने थप्पड़ मारा है, मारना तो उसे है। तो फिर वो अपने जो 3 दोस्त होते हैं, राहुल और मोहित जो रायकवाड़ होता है ये, और एक व्यक्ति और, इन लोगों के साथ जो है बातचीत करके फिर वो 11 दिन का सावन मास में इसी महीने में व्रत रखता है कि 11 दिन मैं सावन मास में भगवान शिव के लिए व्रत रखूंगा, और जिस दिन व्रत खत्म होगा, पूरा होगा 11 दिन का, उसके दूसरे ही दिन शिवम मिश्रा को जो है उसका खेल खत्म कर देना है। ये दिव्यांशु जो होता है पलिया, दिव्यांशु पलिया, ये अपने बाकी जो 3 दोस्त होते हैं उनसे बताता है। अब प्लान इनका कंप्लीट ही था कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब 11 दिन का व्रत का इंतजार हो जाता है। दिव्यांशु जो है व्रत अपना शुरू कर देता है, समय बीतने लगता है। 31 जुलाई को 11 दिन पूरा हो जाता है व्रत को, यानी 11 दिन का जो व्रत उसने ठाना था रखने के दूसरे दिन शिवम को रास्ते से हटाना है, यानी खत्म करना है, उसका खेल खत्म करना है। वो 31 जुलाई को दिव्यांशु का व्रत पूरा हो जाता है। अब 31 जुलाई को जब दिव्यांशु का व्रत पूरा हो जाता है, फिर उसके दूसरे दिन 1 अगस्त को जो ये राहुल विश्वकर्मा था, ये वही छतरपुर में जो है राहुल विश्वकर्मा जो था, ये शिवम मिश्रा का दोस्त था, एक अच्छा भरोसेमंद दोस्त था। दिव्यांशु को शिवम मिश्रा सिर्फ जानता था, कोई सिर्फ जान पहचान थी, दोस्त नहीं था। लेकिन दिव्यांशु का जो है अपना राहुल विश्वकर्मा भी दोस्त था, साथ में उठना बैठना ये सब चलता रहता था। तो फिर 1 अगस्त को अपना दिव्यांशु और मोहित रायकवाड़ और एक व्यक्ति और, ये 3 लोग राहुल विश्वकर्मा की दुकान पर आते हैं, सर्विस सेंटर पर आते हैं। वही छतरपुर में अपना राहुल विश्वकर्मा का सर्विस सेंटर होता है, जो गाड़ियों का सर्विस यानी वॉशिंग सेंटर होता है, गाड़ी का धुलाई उलाई का काम होता है, उसी का वर्कशॉप होता है, उसका दुकान होती है। वहां पर ये 3 लोग पहुंचते हैं, दिव्यांशु, मोहित रायकवाड़ और एक व्यक्ति और, ये 3 लोग उसकी दुकान पर पहुंचते हैं। प्लान पहले से ही कंप्लीट था कि शिवम मिश्रा को जो है कत्ल करना है, और यह भी बताया था दिव्यांशु ने कि जिस दिन 11 दिन का व्रत पूरा होगा उसके दूसरे दिन घटना को अंजाम देना है। और सभी को पता था कि 31 जुलाई को दिव्यांशु का 11 दिन का व्रत पूरा हो चुका है, यानी 1 अगस्त को इस घटना को अंजाम देना है। और फिर उसी उद्देश्य से दिव्यांशु अपने 2 दोस्तों के साथ राहुल विश्वकर्मा की वर्कशॉप पे पहुंच जाता है। अब यहां पहुंचता है तो प्लान के अनुसार राहुल विश्वकर्मा, जैसे बताया कि ये शिवम मिश्रा का दोस्त था राहुल, लेकिन शिवम मिश्रा को इनके षड्यंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई भान नहीं था। फिर 1 अगस्त को जब ये लोग आ जाते हैं, दिव्यांशु उनके दोस्त यहाँ राहुल विश्वकर्मा की वर्कशॉप पर आ जाते हैं, और फिर प्लान के अनुसार से राहुल विश्वकर्मा ये शिवम मिश्रा को कॉल करते हैं और कॉल करके अपने वर्कशॉप पर बुलाते हैं। अब पहले भी मिलते जुलते थे, अब जब राहुल शिवम को फोन करता है और अपने वर्कशॉप पे बुलाता है तो शिवम इनकार नहीं कर पाता है, और फिर अपने घर पे से जो है मोटरसाइकिल पर कुछ ही देर में
राहुल विश्वकर्मा के जो सर्विस सेंटर होता है, धुलाई सेंटर होता है, वहां पे पहुंच जाता है। अब वहां जब पहुंचता है तो वर्कशॉप के अंदर और लोग नहीं होते हैं, बल्कि राहुल विश्वकर्मा होता है और 3 लोग और, जिसमें से एक अपना दिव्यांशु पलिया, एक मोहित रायकवाड़ और एक व्यक्ति और। टोटल 4 लोग वर्कशॉप में ये होते हैं और एक शिवम मिश्रा आ जाता है, 5 लोग हो जाते हैं। उसके बाद में सब लोग बैठते हैं साथ में, जलपान करते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मस्खरी करते हैं। और उसके बाद जो दिव्यांशु होता है वो फिर से शिवम मिश्रा के साथ में उसी लड़की जो उसकी प्रेमिका होती है उसकी चर्चा छेड़ देता है, बातचीत छेड़ देता है, बातचीत होने लगती है। अब बातचीत बढ़ते बढ़ते ज्यादा आगे बढ़ जाती है और फिर थप्पड़ की बात आ जाती है। जो उस दिन दिव्यांशु को शिवम मिश्रा ने थप्पड़ मार दिया था, ये बात भी आगे बढ़ जाती है। और इसी बात को लेके अपना शिवम कुछ बोल देता है कि जो अपना दिव्यांशु होता है, पहले से ही प्लान बना के ये लोग आए हुए थे, लेकिन उस वक्त शिवम कुछ ऐसी बात बोल देता है कि दिव्यांशु बिल्कुल तमतमा उठता है और फिर वहीं पर अपना लोहे का जो छड़ होता है वो पड़ा रहता है। उसी से एक के बाद एक शिवम मिश्रा के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है, वार करना शुरू कर देता है। और उसी के साथ जो मोहित रायकवाड़ होता है और एक व्यक्ति और, ये तीनों लोग मिलकर लोहे के राड से शिवम मिश्रा के ऊपर अनगिनत वार करते हैं और शिवम मिश्रा वहीं राहुल विश्वकर्मा के वर्कशॉप में लहूलुहान होकर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो घबरा जाते हैं सब लोग, पकड़े जाने का डर सताने लगता है। क्या होता है कि जब आदमी सोचता है कि इसको मार डालेंगे तो कुछ परवाह नहीं रहती है, क्योंकि सोचने में क्या दिक्कत है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब उस घटना को अंजाम दे देता है व्यक्ति, तब उसे आभास होता है कि अब क्या होगा। और उस वक्त जो है मामला अपने हाथ से निकल चुका होता है। तो जब ये लोग षड्यंत्र बनाए थे कि शिवम मिश्रा का कत्ल करना है, तब तक तो इनको सब कुछ इजी लग रहा था, लेकिन अब कत्ल कर चुके थे तो मामला अब गंभीर हो चुका था। अब क्या करें, सब परेशान घबराए हुए। रात को करीब 9 साढ़े 9 बज चुके थे। अब शिवम मिश्रा के डेड बॉडी को जो है छुपाना था। अगर डेड बॉडी को नहीं छुपाते हैं तो पकड़े जाने का खतरा है। तो फिर ये लोग जो है शिवम का दोनों पैर बांध देते हैं, डेड बॉडी का दोनों पैर बांध देते हैं, दोनों हाथ बांध देते हैं। तो जो दिव्यांशु पालिया था वो कार लेके अपना आया था, 4 व्हीलर, वहीं पर खड़ी थी वर्कशॉप में। हाथ पैर बांधने के बाद शिवम की डेड बॉडी ले जाते हैं, कार की अपना जो डिग्गी होता है डिग्गी में डाल देते हैं। और उसके बाद ये चारों लोग रात को 9:30 बजे अपना राहुल विश्वकर्मा के वर्कशॉप से निकल पड़ते हैं। राहुल विश्वकर्मा अपना वर्कशॉप बंद कर देता है, अपना जो गेट का ताला वगैरह होता है बंद करके, और फिर कार से चारों लोग जो है निकल पड़ते हैं। और फिर छतरपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक नदी है जिसका नाम है धसान नदी। धसान नदी पहुंचते हैं और धसान नदी का एक घाट है जिसका नाम है राम घाट। यहां पे जाते हैं और कार को खड़ी करते हैं और कार की डिग्गी में से शिवम की डेड बॉडी निकालते हैं और इसी धसान नदी में फेंक देते हैं। अब चूंकि बारिश का मौसम है, नदी काफी उफनाई हुई है, तो उसी में फेंक देते हैं। धसान नदी जो है ये मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ता है, गिरोली से निकली है और फिर आगे बढ़ी है। कहां तक गई है इसकी जानकारी नहीं है। रामघाट पे फेंक के शव और वहां से ये लोग वापस लौट आते हैं, फिर से वर्कशॉप पे आते हैं राहुल के। तो यहाँ शिवम मिश्रा की मोटरसाइकिल होती है। अब सोचते हैं मोटरसाइकिल अगर वर्कशॉप पे रहेगी तो भी पकड़ा जाने का डर रहेगा। तो रात के समय यानी काफी 10-11 रात को 11 बज चुके थे, 11 साढ़े 11 बज चुके थे ये सब घटना को अंजाम देते हुए, डेड बॉडी वगैरह फेंकते हुए। तो वहीं जो वर्कशॉप में मोटरसाइकिल खड़ी थी, शिवम की मोटरसाइकिल, जब ये लोग डेड बॉडी उसकी फेंक कर वापस आ गए वर्कशॉप में, तो मोटरसाइकिल की चिंता सताने लगी कि इसकी वजह से पकड़ा जाने का खतरा रहेगा। तो फिर वहीं से कुछ ही दूरी पर एक कुआं था, पुराना कुआं, मोटरसाइकिल वहीं लेके जाते हैं, कुएं में डाल देते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि डेड बॉडी उफनाई नदी में फेंक दिया, लाश पता नहीं कहां बह के चली जाएगी, पुलिस को मिलेगी ही नहीं। मोटरसाइकिल कुएं में डाल दिया, पुराना कुआं जहां कोई आता जाता ही नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं मिलेगी, पुलिस पता ही नहीं लगा पाएगी, यानी हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। ये जब निश्चिंत हो जाते हैं, उसके बाद देर रात को ये लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं चारों लोग। अब इधर राहुल विश्वकर्मा जो है
शिवम मिश्रा के परिवार में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि शिवम मिश्रा दिन में ही निकला था और रात को काफी देर हो चुकी थी और बार बार परिवार के लोग शिवम मिश्रा को फोन कर रहे थे उसके नंबर पर, लेकिन नंबर बंद जा रहा था, लग ही नहीं रहा था। अब सबके सब परेशान हैरान, जो नातेदार रिश्तेदार थे, जो शिवम के दोस्त थे, सभी को फोन लगाते हैं, शिवम के बारे में पूछते हैं, तो दोस्तों की तरफ से रिप्लाई आता है कि शिवम को उन लोगों ने नहीं देखा है। और जहां जहां परिवार के लोगों को लगता है कि यहाँ शिवम जा सकता है, वहां जाकर देखते हैं, कहीं शिवम का कोई अता पता नहीं। अब परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और काफी तलाशने के बाद जब शिवम कहीं कोई अता पता नहीं चलता है, तो फिर रात को 10 बजे 1 अगस्त को ही रात को 10 बजे सिविल लाइन थाने जाते हैं और वहां शिवम के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके बाद में शिवम की तलाश शुरू कर देती है। तो रात को काफी देर हो चुकी थी, पुलिस काफी अपने स्तर से तलाश करती है, खोजबीन करती है, लेकिन रात में कहीं कोई अता पता नहीं चलता है शिवम मिश्रा का। फिर दूसरे दिन शिवम के मोबाइल का कॉल डिटेल पुलिस निकालती है और जब कॉल डिटेल निकालते हैं और उसको बारीकी से रीड करते हैं तो उसमें सामने आ जाता है आखिरी नंबर पे जब शिवम की बात हुई थी, वो नंबर सामने आ जाता है। अब उस नंबर का जब पुलिस पता लगाती है तो वो नंबर किसी और का नहीं होता है, बल्कि राहुल विश्वकर्मा का होता है। अब पुलिस को ये पता चल जाता है कि शिवम मिश्रा आखिरी बार बातचीत राहुल विश्वकर्मा से किया था। वही जब राहुल विश्वकर्मा फोन करके उसे अपनी दुकान पर बुलाया था, उसी समय फोन किया था। अब ये चीज पुलिस की नजर में राहुल विश्वकर्मा आ जाता है, डिटेल आ जाता है। अब पुलिस राहुल विश्वकर्मा को जो है तुरंत हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेके कड़ाई से जब उससे पूछताछ करते हैं, यानी पहले नॉर्मल तरीके से पूछताछ करते हैं, तो वो पुलिस को काफी घुमाने का प्रयास करता है, बात बनाने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस को उसके बातों पर संदेह होता है और उसके बाद पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ शुरू करती है कड़ाई से, तो वो टूट जाता है और इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और इसी के साथ साथ में जो इस घटना का मुख्य आरोपी होता है दिव्यांशु पलिया, इसका नाम भी बताता है, और उसके साथ में जो मोहित रायकवाड़ होता है इसका नाम बताता है, एक अन्य व्यक्ति होता है उसका नाम भी बताता है, लेकिन उसका नाम मेरे पास में कंफर्म नहीं है। तो राहुल विश्वकर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसी की निशानदेही पे दिव्यांशु पलिया जो होते हैं, पुलिस उनको भी कुछ ही संघर्ष के बाद गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 2 लोग जो होते हैं मोहित रायकवाड़ और एक अन्य व्यक्ति वो फरार होते हैं। अब इन दोनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जो BNS की धारा होती है 103, यानी जो कत्ल की धारा होती है, इस धारा के तहत पुलिस जो है अपना चारों के ऊपर जो है केस दर्ज करके और फिर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।